नमस्ते। कल 27 फरवरी था और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। तो उसी पर इमरान ने एक ट्वीट किया है और उसने ये भी कहा है कि दे वेलकम द सीज फायर बट दे विल डिसाइड दैट कश्मीर इशू is the first thing that will be the consideration that will progress, because उनका जो मेन इशू है वो है कश्मीर, और जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक वो डायलॉग की तरफ बढ़ने में उनको प्रॉब्लम होगा। पर इनकी मीडिया आप सुन के आश्चर्य होंगे, कहते हैं कि शायद भारत की सुप्रीम कोर्ट डर के कश्मीर का जो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था उसको वापस कर दे। तो आप इनकी बातें सुनिए, इसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी तो उसे डीक्लासिफाई कर देना चाहिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक इंतहाई जो अहम सिक्योरिटी के हुकाम थे, उन्होंने चंद लोगों के लिए ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर भारत, ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये 27 फरवरी 2019 को जो वाकया हुआ उसके 2 रोज बाद एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया और उसमें यह बताया गया कि अगर 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने जवाबी किया, उनके पायलट को गिरफ्तार किया, जहाज गिराया, अगर भारत वहां पर डी एस्केलेट ना करता, मतलब एस्केलेशन लैडर को बढ़ाता, मतलब मजीद कार्रवाई करता, तो उसके बाद जो स्टेप था, उनका यह कहना, ये उनके अल्फाज हैं कि हम फिर न्यूक्लियर जंग के करीब होते, क्योंकि एस्केलेशन लैडर जो है वो फिर बढ़ जाता और पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वहीं पर वो जो सारा सिलसिला है वो खत्म हो जाए, और कुछ रियलिटीज भी बताई कि जो पाकिस्तान की मईशत और ओवरऑल हम जंग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये 2 साल गुजर गए हैं, तो इसलिए डीक्लासिफाई कर रहा हूं। और इसलिए जो अब आपने बात की ना कि 2 साल पहले अगर हम जंग की बात कर रहे थे, तो 2 साल के बाद आज एक दफा फिर बात हो रही है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो सकता है। और वो अमन मेरे ख्याल में हमने पहले भी जो 25 फरवरी को जो एक आम डेवलपमेंट हुई कि दोनों मुल्कों ने जंगबंदी का ऐलान किया, और बहुत से लोगों के लिए शायद ये आउट ऑफ द ब्लू डेवलपमेंट थी, लेकिन कल इस तरह से हमने जिक्र किया ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं थी। शायद गुज़श्ता कई माह से आप उसे खामोश सिफारत कहें, बैक चैनल्स कहें, उस दोनों मुल्कों के दरमियान राबते थे। और अब हम आपके साथ ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं कि ना सिर्फ दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंगबंदी का फैसला किया है, बल्कि जो इनकी बयानबाजी है दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 2 सालों में हमने देखा उसमें बहुत तेजी आई। तो अब दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि माहौल को साजगार बनाने के लिए सरकारी सतह पर दोनों ममालिक कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है उसकी शिद्दत में कमी लाएं। और इस हवाले से जो सबसे अहम जो भारत की तरफ से एक मूव किया गया, दरख्वास्त की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो गुज़श्ता 2 सालों में भारत के वज़ीर-ए-आज़म को कभी हिटलर से तशबीह देते थे, कभी उन्हें फाशिस्ट कहते थे, कभी उन्हें हिंदुत्वा के पैरोकार कहते थे, और उन्होंने बहुत जाती हमले किए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नरेंद्र मोदी पर जाती हमले करना छोड़ दें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो री एंगेजमेंट है उसके लिए सोचा जा सकता है। और फिर उसी तरह से हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान ने भारत की ये दरख्वास्त जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो मान ली। और अब अगर आप देखते हैं कि 17 जनवरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोई जाती बयान जो है वो मोदी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो नहीं दे रहे। और उसके साथ साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि भारत ने जो बैक चैनल्स के जरिए ये भी इंडिकेशन दी है कि वो मसला कश्मीर समेत तमाम जो मामलात हैं उस पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से तैयार है। और 25 फरवरी की स्टेटमेंट है, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक अमन के लिए जो कोर इंटरेस्ट्स और कोर कंसर्न्स हैं दोनों ममालिक के, उन पर बातचीत करने के लिए तैयार। और पाकिस्तान का कोर इशू कश्मीर है। और एक सवाल जो कल भी हमने जिक्र किया, कश्मीर पर तो पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ अपना रखा है कि जब तक 5 अगस्त 2019 की जो हैसियत है वो बहाल नहीं होती, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी उसी का जिक्र किया कि माहौल साजगार बनाना है भारत ने मजीद पेशरफ्त के लिए। तो एक जो बात हो रही है कि भारत की हुकूमत शायद खुद उनके लिए सुसाइडल हो कि वो सारा फैसला रिवर्स करें। आप याद रखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटिशंस, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस आर्टिकल 370 का जो इकदाम है उसके खिलाफ मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत का इस्तेमाल होता है,
भारत भी उससे कोई मुबर्रा नहीं है। बाबरी मस्जिद का फैसला आपके सामने है। तो मैं ये कहने लगा हूं कि ये इम्कान मौजूद है कि क्या पता भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेट किया था उस इकदाम को कलअदम करार दे दे और कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको बहाल कर दे, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो एक फेस सेविंग पाकिस्तान को भी मिल जाएगी और भारत की जो हुकूमत है उसके ऊपर भी तनकीद नहीं होगी। तो इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या इन पिटीशंस को उठाए। जो अच्छी बात थी पाक फजाइया के बरवक्त इकदाम की वजह से ना सिर्फ कौम का जो एक मोराल डाउन था वो मोराल अप हुआ, और पाकिस्तान ने उस वाक़ये को एक बहुत ही पॉजिटिव और विक्टोरियस नोट के ऊपर उसको ख़त्म किया। एक खबर आपके पास, एक छोटी सी खबर मेरे पास भी इसी लिहाज से। कामरान, अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं। हम सिर्फ छोटी सी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो पैसा जो पाकिस्तान और भारत दोनों की तैयारी करने में लगा देते हैं, अपने आप को न्यूक्लियर इक्विप रखने के लिए लगा देते हैं, वो पैसा अवाम की फलाह बहबूद गुर्बत को ख़त्म करने के लिए लगा सकते हैं। स्कोप है क्योंकि दोनों ममालिक के पास ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर आपकी एक महंगाई का भी एक फैक्टर होता है और दूसरा आपकी सनत की तरक्की के लिए बहुत जरूरत है। एक मिसाल है कि पाकिस्तान में इस साल कॉटन की जो कपास की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए चूंकि हमने भारत से दरामद के ऊपर या किसी किस्म भी तजारत के ऊपर हमने पाबंदी लगाई हुई है, तो हम ब्राज़ील से, अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मेरे सोर्सेज में ये बता रहे हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान इस तजवीज़ को अप्रूव कर दे कि भारत से आप कपास दरामद कर सकते हैं। तो अगर भारत से कपास आती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने अमेरिका से कपास मंगवानी है तो 30 दिन से 45 दिन लगते हैं, उसकी जो फ्रेट कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। भारत आपका क्रॉस द बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से बाय लैंड रूट आप मंगवा सकते, लेकिन ये हाथ में फैसला नहीं है। मेरे ख्याल में ये चीजें एक्शन में नहीं हो रही। एक कमेंट जरूर करना कि एक वर्ड ऑफ कॉशन के जो भी है, एक बात याद रखनी चाहिए कि भारत के अंदर ये जो चेंज आया है वो कह रहे हैं कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, क्योंकि चीन के साथ बेशक उनका थोड़ी सी डिसएंगेजमेंट हुई है लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे उनकी कशीदगी देख रहे हैं। और एक व्यू ये है कि शायद उनको एक नई पूरी कोर खड़ी करनी पड़े ताकि वो चीन के बॉर्डर को सिक्योर कर सकें। तो शायद वो टाइम बाय कर रहे हैं पाकिस्तान को एक पीस ओवरचर करके। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इस हवाले से भी माइंडफुल होना चाहिए, ये ना हो कि पाकिस्तान एक दफा फिर धोखा खा जाए। तो हमें ये खदशा मैंने भी इसका इजहार किया था, लेकिन चूंकि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट आप बेहतरीन चीज़ों को जानते हैं। इंडिया का हमेशा से उसकी जो वो चांकिया की पॉलिसी ना, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको अडॉप्ट किया हुआ कि वो धोखा देते हैं, वक्त आने पे अपना टाइम निकलवाते हैं और फिर वो काम निकलवाते हैं। फिर वो 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। आज भी दिन की मुनासबत से वजीर आजम और फौजी क़यादत की जानिब से पैगाम दिया गया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश कमजोरी ना समझा जाए। क्या भारत दोबारा ऐसा करने का सोच सकता है या ऐसा कर सकता है, ये सवाल अपने पैनल के सामने रख रहे हैं। अमजद शेख साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि भारत कभी दोबारा मिस एडवेंचर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। एक तो मोदी जो कि मिस एडवेंचर्स का या इस तरह की कार्रवाइयां हरकतें करने का माहिर भी है, उसकी आइडियोलॉजी है और उसका पॉलिटिकल कैरियर भी इसी चीज पे बिल्ड किया उसने। एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान और पाकिस्तान पैशन, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से उसने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया। और अगर वो पाकिस्तान की तरफ नरमी दिखाता है या उसको दोबारा इलेक्शन या कोई अपनी मुश्किल आती है और उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए हिंदू मेजॉरिटी की, तो वही आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको रिवाइव करने की जरूरत होगी और वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा जिससे उसकी पजीराई होगी। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा इशू है उसका, वो ये है कि इस वक्त वो चाइना के खिलाफ फंसा हुआ है और उसके लीडर्स, उसकी अपनी मिलिट्री लीडरशिप ये कह रही है कि भारत आज 2 फ्रंट वॉर का उसको खतरा है। लिहाजा उनको माहिरीन वगैरह ये उनको दे रहे हैं मशवरा ये दे रहे हैं कि आप कम से कम पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएं और एक साइड पे अमन रखें ताकि आप चाइना की तरफ तवज्जो दे सकें। और चाइना का इशू ऐसा है कि उसके ऊपर उनको पूरी दुनिया से, मगरबी दुनिया सारी उनको सपोर्ट कर देगी, लेकिन पाकिस्तान के अगर साथ मसला होता है तो शायद उनको उतनी खुल के अमेरिका वगैरह से सपोर्ट ना मिले। लिहाजा ये एक ऑप्शन उन्होंने रखी है। अब ये ऑप्शन जो है ये देर पार नहीं हो सकती इस वजह से कि अगर ये मोदी अपना स्टांस छोड़े तो पब्लिक इतनी इंट्रिकेसीज को नहीं समझती, इसका पॉलिटिकल कैरियर बैठ जाएगा। लिहाजा ये वक्ती तौर पे कुछ न कुछ करेंगे कि पाकिस्तान, जैसे अभी एलओसी के ऊपर अमन की बात हुई,
یہ وہی بھارت ہے, وہی 2003 کا پہلے بھی ایگریمنٹ یا معاہدہ وہ موجود تھا. 2014 تک وہ تقریباً ٹھیک ہی تھا, چل ہی رہا تھا, لیکن 2014 کے بعد مودی نے آنے کے بعد پھر دھڑا دھڑ وائلیشن شروع کر دی. تو اس لیے توقع نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو گفتگو نیگوسیشن وغیرہ کے چکر میں الجھانے کے لیے امریکہ بھی دباؤ ڈالے گا اور بھارت بھی کچھ نہ کچھ نرمی دکھائے گا, لیکن یہ وقتی چیز ہے اور ہمیں اس ٹریپ میں جانا نہیں چاہیے, کیونکہ چیز تو ہو سکتی ہے جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا ہو. آپ 5 اگست والی پرانی پوزیشن پہ آ جائیں تو پھر کوئی بات چیت کا سوچ بھی سکتا ہے. تو ان حالات میں وہ بھی نہیں ہونا. اب چونکہ پاکستان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم امن چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, امن کی جو خواہش ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتی. یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بھارت کے اوپر 100% آپ یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ جناب اب LOC وغیرہ کون رکھی جائے گی, یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ کیا دوبارہ یہ کر سکتے ہیں, بالکل, اگر آپ کے وہ نیچرلی وہ چاہیں گے جو سولوشن آگے بنے وہ ان کے لیے سوٹیبل ہو, لیکن اگر آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 بحال نہیں کرتے اس کا مطلب اس کی نیت پھر درست نہیں ہے, تو معاملات پھر وہیں جا سکتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھمکیاں نہیں ہیں, اور ہمیں وہاں سے پوٹینشیل تھریٹ ہر وقت سرجیکل سٹرائک کا اور بھارت سے جنگ کا رہے گا. ہمیں ان کو دھمکیاں سمجھ کے اگنور نہیں کر سکتے ہم. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 سال پہلے بھارت کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد بھارت کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو وہ ان کے ساتھ نہ ہوتا, تو اب ان کے پاس رافیل طیارے آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ دوبارہ سٹرائک کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور اپنا یہ چاؤ بھی وہ اتارنے کی کوشش کریں گے کہ اگر رافیل طیارے ان کے پاس ہیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایئر فورس کو اور مضبوط کرنا چاہیے, ان کے طیاروں کے مقابلے کے طیارے ہمیں اور خریدنے چاہیے, بنانے چاہیے, اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے. ہم نے ٹھیک ہے ایٹم بم بنایا, وہ ایک ڈیٹرنس ہے, اس کی وجہ سے بڑی جنگ نہیں ہو سکتی, لیکن اس طرح کی بھارت کو جب پتہ ہے کہ وہ بڑی جنگ ہم سے نہیں کر سکتا تو وہ اب شارٹ وار جنہیں سرجیکل سٹرائکس کہتا ہے اس کی طرف اس کی اسٹریٹجی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی تھریٹ ہے. اس کا بہت پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ ہوگا, آئندہ بھی ہوگا. یہ عارضی فیز ہے سیز فائر, کیونکہ بھارت کشمیر میں اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہاں وہ ہندوؤں کو آباد کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ وہ اپنے ہندو جو کشمیریوں سے زمینیں خرید کر وہاں کی ریلیجس ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے, تو اس لیے وہ سیز فائر کر رہا ہے. 370 کہاں ختم کرنا ہے, ہمیں 5 سال بعد وہاں لگے گا کہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کم ہے, اور وہاں کی ساری زمینیں اور سب کچھ جو ہیں وہ ٹاٹا اور برلاز کے پاس چلی جائیں گی. جو ان کا اگلا پوٹینشیل ہے جی ٹورزم کے نام پر, وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہندو انویسٹمنٹ ہمیں وہاں نظر آئے گی. اسی لیے یہ سیز فائر کیا گیا ہے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ہی یہ فیز پورا ہوگا بھارت دوبارہ, کیونکہ بھارت اپنا پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے اس پر سے کلیم ختم کرتا ہے, نہ ہمارے ساتھ تنازعات ختم کرتا ہے, نہ فیٹف ختم کرتا ہے, نہ بلوچستان میں انوالومنٹ ختم کرتا ہے. تو ہم تو حالت جنگ میں ہیں بھارت کے ساتھ. اگر ہماری LOC پہ جنگ نہیں ہو رہی تو ہماری بلوچستان میں ہو رہی ہے, اگر ہماری LOC پہ سیز فائر ہے تو ہماری فیٹف میں لڑائی ہے, ہماری UN میں لڑائی ہے, معاشی خارجی ہر سطح پر ہم بھارت سے لڑ رہے ہیں. It is all about ان کی جو میڈیا میں جو باتیں ہیں اگینسٹ انڈیا, اگینسٹ مودی, انہوں نے پہلے جو مرضی انڈیا کے اگینسٹ کیا, مطلب فور کشمیر, جو کشمیر میں جہادی, تو ان کو اس طرح سے پچھلے 6 سال سے مار پڑی ہے. اب ان کی باتیں سنیے, باتیں سے بھی ان کو پتہ نہیں ان کو چاہیے کیا کشمیر میں. ان کو پتہ ہے کشمیر نہیں ملے گا, پر یہ ہوا میں جو باتیں کرتے ہیں نا, جو کہتے ہیں اس کی جو اندھیری رات میں ان کی جو نیند اڑ گئی تھی, تو وہی ان کی حالت ہے. اندھیری رات میں نیند اڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں دوبارہ مودی کیا کر دے. تو ان کی یہی خوف ہے کہ جو بالا کوٹ پہلے ہوا تھا اس طرح کی دوبارہ سٹرائک نہ کر دے. سیز فائر تو اناؤنس ہو گیا ہے, مودی دوبارہ نہ کر دے, بیکاز اس کی یہ چانکیہ نیتی ہے کہ وہ ٹائم بائی آؤٹ کر رہا ہے. بعد میں جب وہ دونوں بارڈرز میں جو ان کی ہمارا جو انڈیا کا جو 2 فرنٹ وار کا تھیوری ہے اس کے لیے, کیونکہ
China has become very powerful, so we have to get ready. जो अभी इन्होंने मेंशन किया, that is true that India is trying to build one more core for the ITBP जो Indo-Tibetan Border Force है, वहाँ पर एक और कोर तैयार कर रहे हैं. तो वो जब रेजिमेंट तैयार हो जाएगा तो तब तक इंडिया, maybe it is a ploy or maybe it is for the elections that is coming in Bengal, which is very important because they want to put their focus in Bengal. तो क्योंकि यहाँ पर भी पूरा चाइनीज़ का ही खेल है, बंगाल में भी. तो इसके बाद आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप प्लीज़ लिखिए. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.